नमस्ते। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण। ओके, तो द्विघात बहुपद हम लोगों ने सीख चुका है। द्विघात बहुपद के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। बहुपद वाला चैप्टर में हम लोगों ने द्विघात बहुपद के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखा। बस जो द्विघात बहुपद है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, याद करो। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, असली रूप है, वो क्या है, तो आप क्या कहोगे? आपको याद होगा ax² जोड़ bx जोड़ c, इस रूप का बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। याद है? याद नहीं? याद नहीं तो अब याद कर लो। इस रूप का जो भी बहुपद होगा वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बहुपद इस रूप का हो, ax जोड़ b के रूप का हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? याद नहीं आया? इसे कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें जो x का घात है कुछ नहीं है। x का घात कुछ नहीं मतलब 1 होता है। तो घात 1 वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है। और घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये द्विघात बहुपद हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने, जैसे अगर घात 3 वाला बहुपद हो जाए ax³ bx² जोड़ cx जोड़ d, इस रूप का अगर बहुपद है तो इसको हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। कि हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर पता है ना। बस अब यहाँ देखो, ये बहुपद है, हमने क्या किया, इसको बराबर लगा करके यहाँ 0 लगा दिया। जैसे ही बीच में हमने बराबर का चिन्ह लगाया, अब ये बन गया हमारा समीकरण। क्या बन गया? समीकरण। ax जोड़ b ये क्या था? पहले रैखिक बहुपद था। अब जब हमने बराबर के बाद 0 लगा दिया तो ये बन गया हमारा रैखिक समीकरण। क्या बन गया? रैखिक समीकरण। रैखिक बहुपद से ये बन गया क्या? हमारा रैखिक समीकरण बन गया। ठीक है। ओके, धैर्यपूर्वक देखोगे, समझोगे। ठीक उसी तरह से ये हमारा द्विघात बहुपद है कि नहीं। तो अब इस द्विघात बहुपद को हम जब बराबर 0 कर देंगे, इस बहुपद का मान अगर 0 कर दे, तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। तो बस अब इसी द्विघात समीकरण के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। कुछ नहीं, आपको द्विघात बहुपद के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीखा, है कि नहीं। द्विघात बहुपद का अधिकतम कितने शून्यक होंगे, तो हम लोगों ने जाना है। चूंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके x का मान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ठो आएगा, 1 भी आ सकता है। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। x का वह मान जिस पर कि इस पूरे का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। ठीक। अब यहाँ द्विघात समीकरण में मूल के बारे में भी जानेंगे। तो शून्यक कह लो, ठीक है। क्या चीज़? शून्यक कह लो या फिर मूल कह लो, ये बात एक ही है। शून्य कहो या फिर मूल कहो, ये दोनों ही बात एक ही है। ठीक है। अब आपसे यदि पूछा जाए कि बताओ द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, असली रूप क्या है, तो आपको क्या कहना है? ax² जोड़ bx जोड़ c बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण का मूल रूप हो गया। ठीक है। समीकरण के बारे में तो हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? जब दो बीजीय व्यंजकों के बीच में समानता का चिन्ह आ जाए, समता का चिन्ह आ जाए, बराबर का चिन्ह आ जाए, तो वो बन जाता है समीकरण। देखो, ये हमारा बीजीय व्यंजक हुआ, इधर भी हुआ, और इन दोनों के बीच में हमारा बराबर का चिन्ह है, तो क्या बन गया? ये समीकरण बन गया। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। ठीक है। अब आपको याद होगा, ये जो हमारा द्विघात बहुपद हुआ करता था, द्विघात बहुपद जो है ax² जोड़ bx जोड़ c, ये हमारा द्विघात बहुपद है। इसका शून्यक निकालना हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है। गुणनखंडन विधि से
द्विघात बहुपद का शून्य निकालना सीखे हैं। जैसे एक बहुपद ले लेते हैं, 2x² लेते हैं और 9x दे देते हैं, 10 दे देते हैं। ये एक हमारा द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। तो इसका गुणनखंड करना हम लोगों ने सीख लिया है बहुपद वाले चैप्टर में। क्या कैसे गुणनखंड करते हैं इसका? तो x² का गुणांक और अचर पद को गुना करते हैं। इसको क्या कहते हैं? x² का गुणांक, जिसे हम लोग a बोलते हैं। ये x का गुणांक, जिसे b बोलते हैं। इसे अचर पद कहते हैं, जिसे c से दर्शाते हैं। तो ax² जोड़ bx जोड़ c के रूप का हो गया। तो पहले क्या करते हैं हम लोग? इस 2 को x के साथ गुना करते हैं, 10 दूनी 20 हो जाता है कि नहीं? उसके बाद करते हैं कि इस 20 का जो है गुणनखंड करना है 2 का। क्या क्या हो सकता है? 1 गुना 20, फिर 2 से भी कटेगा 2 धाय 20, 3 से भी कटेगा, नहीं सॉरी 20 तो 3 से नहीं कटेगा ना, 4 से कट जाएगा, 4 5 6 20। और हो सकता है? नहीं हो सकता है। 5 चौका 20 तो आ गया। उसके बाद बोलते हैं कि इसका चिन्ह को देखो, यहाँ क्या है? जोड़ है। तो जोड़ के हम लोग को 9 आना चाहिए। तो किसको जोड़ेंगे जो 9 आएगा? 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और गुना करेंगे तो 10 आएगा। हमें 4 और 5 का क्या लेना है? 4 और 5 को यहाँ लेना है। तब हम क्या करते हैं? 2x है, इसको छोड़ देते हैं। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, एक बार रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए अच्छी तरह से। उसके बाद इन दोनों को लेते हैं, 4x, उसके बाद 5x, उसके बाद जोड़ 10 ले लेते हैं ना। फिर आगे हम लोग करते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, 2x दोनों में कॉमन है, यहाँ x हो गया, जोड़ 4 में से 2 निकाल लिया, 2 बच गया, x निकाल लिया, जोड़ दोनों में 5 है, 5 ले लिया, x जोड़ 5 दूनी 10, 2 बच गया। अब यहाँ हो गया x जोड़ 2 और 2x जोड़ 5। इससे आप बहुत अच्छे से परिचित हो चुके हो। तो ये गुणनखंडन विधि से हम लोगों ने क्या क्या गुणनखंड किया? इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड किया। अब द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ने लग रहे हैं। तो द्विघात समीकरण क्या है? तो द्विघात बहुपद ही तो हमारा द्विघात समीकरण है। बराबर लगा करके 0 कर देंगे तो, है ना। इसका शून्य भी निकालना सीखा। इसी गुणनखंड से शून्य निकल जाता है। एक बार हम इसको 0 कर देते हैं, दूसरी बार इसको 0 कर देते हैं। याद आ रहा है कुछ? हम क्या करेंगे? एक बार x जोड़ 2 को 0 कर देंगे, तो x बराबर कितना हो गया? घटा 2। इस बार इसको 0 करेंगे, 2x जोड़ 5 को 0 कर देंगे, तो यहाँ से 2x बराबर घटा 5 हो जाएगा, और x बराबर घटा 5 बटा 2 हो जाएगा। तो x का मान घटा 2 और ये घटा 5 बटा 2, ये दोनों ही इस द्विघात बहुपद का शून्य हुआ, मूल हुआ। ठीक। अब हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे, कहाँ? या द्विघात समीकरण में जो पढ़ेंगे, अब जो ये रूप हो गया हमारा ax² जोड़ bx जोड़ c बराबर 0, ये जो हमारा द्विघात समीकरण हो गया, इसका मूल हम लोग 3 तरह से निकालेंगे। कितनी तरह से? 3 तरह से। पिछले हम लोगों ने केवल एक तरह से निकालना सीखा, शून्य गुणनखंडन विधि से बहुपद का गुणनखंड करना सीखा था। ठीक है। अब हम लोग इसका 3 तरह से शून्य निकालेंगे। पहला है वही गुणनखंडन विधि, गुणनखंड विधि से। ठीक है। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। अभी ये जो विधि है, ये हमारा गुणनखंड विधि हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। इसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र, 2 नाम से जानते हैं। द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहेंगे। ओके। और तीसरा विधि है, वो है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है। तो 3 विधि से हम लोग
द्विघात समीकरण का क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। ठीक है, शून्यक कह लो या फिर मूल कह लो, इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी ये जो तैयारी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को तैयार करने के लिए। ठीक है, बीच बीच में हम लोग इन सभी सूत्रों की मदद से गुणनखंडन विधि अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर से करा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस कराऊंगा। द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग इस्तेमाल सीख लेंगे और पूर्ण वर्ग विधि में भी बनाना सीख जाएंगे। कुछ नहीं, बड़ा इजी है। ठीक, तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो हम लोग इन तीनों नाम से हम लोग अभी परिचित हो गए। इस विधि से हम लोग बनाना भी सीख चुके हैं। ठीक है, जो कि अभी बताएं। क्लियर है? चलो, अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इसका जो है ना, इस द्विघात समीकरण का हम लोग मूल तभी निकालेंगे। अच्छा, निकालने से पहले हमें एक चीज जांचेंगे। क्या जांचेंगे? उसे हम कहते हैं, यहां लिखेंगे एक चीज, आपका नाम याद रहेगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा होगा, विविक्त कर। विविक्त कर, विविक्त कर, क्या नाम? विविक्त कर। ठीक है, या फिर इसको विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक। विवेचक कह लो या फिर विविक्त कर कह लो। हम इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर निकालेंगे या फिर विवेचक, जो भी कह लो। ठीक है, इसे हम डी से दिखाते हैं। क्या? डी से। और ये क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग विविक्त कर कहेंगे। क्या कहेंगे? विविक्त कर कहेंगे, विवेचक कहेंगे। प्रश्न पूछा जाए कि इस द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? इसको, इस सूत्र को लगा करके विवेचक हम निकाल लेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने पिछला जो अभी द्विघात बहुपद लिया, ये वाला है ना, 2x² जोड़ 9x जोड़ 10 है कि नहीं? इसका हमें अगर विवेचक निकालना हो, सॉरी, दो एक्स स्क्वायर जोड़ 9x जोड़ 10 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसका अगर विवेचक निकालना हो तो विवेचक माने डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक, बी हमारा कितना है? ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो b हमारा 9 है, 9 पर स्क्वायर घटा 4 है, 4 लिखो, गुना a है, a की जगह 2 लिखेंगे, गुना c की जगह हम 10 लिखेंगे। तो कितना हो गया? 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो गया, 4 दूने 8, 8 है 80 हो गया, है ना। अब देखो 81 में से 80 चला गया, कितना बचा? 1 बचा। तो हम लोगों ने विवेचक निकाल दिया। क्लियर है? इसको d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहेंगे? विवेचक कहेंगे। क्या कहेंगे? विवेचक, या फिर उसको विविक्त कर कहेंगे। विवेचक या फिर विविक्त कर। आप विवेचक बोलो या फिर विविक्त कर कहो। क्या कहो? विविक्त कर। ठीक, और इसे हम लोग डी से दिखाते हैं, डी से सूचित करते हैं। राइट, कोई ऐतराज? बढ़े आगे, चलो। हाँ, तो इस द्विघात समीकरण का मूल निकालने से पहले हम चेक करेंगे कि उसका जो विविक्त कर है वो कैसा है। उसके विविक्त कर को देखकर ही हम बता देंगे कि इसका मूल निकालना है या नहीं निकालना है। समझो ये, जैसे ये हमारा, अच्छा पहले बता देते, यदि विविक्त कर यानी d का मान, ठीक है, d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यदि d जो है हमारा 0 हो जाए, d का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक, तब उस स्थिति में जो दिया हुआ समीकरण रहेगा, द्विघात समीकरण, उसका 2 ठो मूल निकलेगा
समान निकलेगा, बराबर। कोई भी समीकरण हो जाए, उसका यदि x का मान 5 आया तो दूसरा मूल भी 5 ही होगा, दोनों बराबर मूल रहेगा। द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण है तो उसका 2 ठो मूल होगा, है कि नहीं? कै ठो मूल होगा? 2 ठो मूल होगा। रैखिक समीकरण का 1 मूल होगा। द्विघात बहुपद में हम लोगों ने पढ़ा रैखिक बहुपद का 1 ठो शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का 2 ठो शून्यक होता है, त्रिघात बहुपद का 3 ठो शून्यक होता है। नहीं क्लियर है? चलो तो यदि हम लोग का d का मान 0 आ जाए, d का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब उस स्थिति में क्या होगा? जो दिया हुआ समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, उसका, ठीक है, 2 बराबर वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल होगा। ठीक है, अगर d का मान 0 हो जाए, मतलब b² माइनस 4ac निकालेंगे और इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तब उस स्थिति में क्या होगा? जो दिया हुआ समीकरण है उसका 2 ठो मूल होगा जो कि बराबर होगा। ठीक है, वहीं यदि b² माइनस 4ac का मान, ठीक, 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, मतलब कि ये हमारा क्या है? ये d है, यानी कि हमारा ये अगर d का मान बड़ा हो जाए 0 से, 0 छोटा, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक संख्या, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए प्लस में, है कि नहीं? तब उस स्थिति में क्या होगा? 2 ठो मूल निकलेगा, 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होगा। 2 ठो मूल निकलेगा, अलग 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 अलग। जैसे अभी हम लोगों ने यहां देखो, यहां देखो d का मान निकाला, यहां कितना निकला? 1 निकला। इस द्विघात समीकरण का हम लोगों ने विवेचक निकाला, d निकाला, b² माइनस 4ac का मान निकला, कितना निकला? 1 निकला। तो ये 1 0 से बड़ा है ना, है कि नहीं? 0 से बड़ा है तो इस द्विघात समीकरण का मूल क्या क्या निकला? देखो 2 ठो अलग अलग मूल निकला, है कि नहीं? यहाँ देखो, 1 ठो निकला था -2 और दूसरा निकला -5/2, तो ये दोनों अलग अलग है ना, तो ये दोनों भिन्न मूल है। भिन्न माने अलग अलग। अब यहाँ आप लोग ऐसा मत कह देना भिन्न मतलब बटा वाला, ठीक है? यहाँ भिन्न का मतलब अलग अलग, 2 अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। क्लियर? ठीक है, वहीं जब d का मान छोटा हो जाए 0 से, d का मान क्या हो जाए? 0 से छोटा हो जाए, मतलब घटा में हो जाए। ठीक है, अगर d का मान छोटा हो जाए, यानी विवेचक अगर 0 से छोटा आ जाए, माइनस में आ जाए, ठीक, तब उस स्थिति में बोलेंगे कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होगा। आपको ये याद रखना है, बस इसी पर हो गया, खत्म। चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में जितना पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ के खत्म कर दिया। बस तीनों विधि का चर्चा करना है, जो कि गुणनखंड विधि हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ठीक, अब आगे की क्लासों में, इसी क्लास में हम लोग चलते चलेंगे। ये जो हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, ऑब्जेक्टिव बनाते चलेंगे। उसके साथ साथ बीच में मैं गुणनखंड विधि, अगर आप लोग को क्लियर नहीं तो वो भी करा दूंगा। तीनों विधि क्लियर कर लेंगे बीच में ही, ठीक है? किसी भी दिन चलते चलेंगे, बीच में किसी दिन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए तो हमें उस द्विघात समीकरण का मूल निकालना ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत?
मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अब हम लोग या चलो एक दो ऑब्जेक्टिव को भी कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो देखते हैं, आ जाओ। ये देखो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। इसमें क्या है, एक नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। हमें बताना है इसमें से कौन द्विघात समीकरण है। कैसे बताएंगे? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी। क्या होगा? तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होना चाहिए। अगर हम इस समीकरण ए में ए नंबर का समीकरण में अगर देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है x जोड़ 3 गुना x घटा 3। तो इसको हम जब गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x और ये x गुना होकर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे तोड़ोगे ना इसको ऐसे, x जोड़ 3 x घटा 3, इसको तोड़ोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको गुना करोगे, घटा 3x हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, वैसे तो ये a जोड़ b a घटा b के रूप का हो गया, डायरेक्ट है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या 9 हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ बच्चों को अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, 3 और x को गुना करोगे 3x हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जोड़ 9 हो गया, बराबर के इस पार क्या है, एक्स स्क्वायर घटा 4x क्यूब है ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ जो है ना, ये जो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बराबर के इस पार आएगा, तो यहाँ बचा क्या हमारा, एक्स क्यूब है ना। तो द्विघात समीकरण में कभी भी एक्स क्यूब आता है, त्रिघात वाला आता है, नहीं आएगा। तो ये हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। मतलब इसको देख के ही पता चल जाएगा, यहाँ हमारा एक्स क्यूब है, ये तो त्रिघात हो गया, ये तो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो एक ए नंबर हम लोग का वैसे ही काम खत्म हो गया। हम उसी को देख के, इसको आगे सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि नहीं। अगर हम उसके बाद देखो, चलो अगर हम इसको देखें, डी नंबर में देखेंगे, यहाँ है 4x और जोड़ 1/4x है, 4x जोड़ 1/4x है बराबर 4x। देखो बटा में अगर बटा में अगर चर है, तब उस स्थिति में ये तो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता, है कि नहीं, क्योंकि बहुपद से ही न हमारा क्या बना, समीकरण बना। तो ये हमारा तो, इसको तो हम लोग बहुपद ही नहीं कहेंगे जिससे हम लोग द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। इसको कुछ समझ में आया? जैसे याद करो, यदि आपको दिया जाए, पहले अगर आपको देते कि बताओ जी निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, कैसे पता किया था? तो बटा में अगर हमारा x है या कोई भी चर है तो ये हमारा बहुपद नहीं होता है। जब ये बहुपद ही नहीं है तो ये आगे समीकरण होगा कैसे? होगा क्या? नहीं होगा। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? द्विघात समीकरण हम लोग कहते हैं किसको? द्विघात बहुपद को ही हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे जब उसमें हम लोग बराबर लगा करके 0 लगा देते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये भी नहीं हुआ। अब क्या रह गया, बी और सी। अब इन दोनों में ट्राई करके देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां देखो, ये जो है x है, x जोड़ 3 पर होल स्क्वायर है, तो x जोड़ 3 पर होल स्क्वायर होगा तो ये आगे इसको तोड़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा ना, या नहीं? निश्चित रूप से होगा। तो यही होगा, थोड़ा डिटेल बता दूंगा, पहले इसको देख लो। यहाँ 2x घटा 2 पर होल स्क्वायर है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4x स्क्वायर इधर भी है और 4x स्क्वायर इधर भी है, ये जब बराबर के इस पर आ जाएगा तो 4x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आया?
तो यहाँ देखो, जैसे यहाँ है, यहाँ हमारा है 2x घटा 2 पर होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको तोड़ते हैं। a घटा b पर होल स्क्वायर हो गया। ये a घटा b पर होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर, यानी 2x पर स्क्वायर हो गया। उसके बाद घटा लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं, a लगाते हैं, a हमारा 2x है। उसके बाद b लगाते हैं, b हमारा 2 है। उसके बाद जोड़ b स्क्वायर, b हमारा 2 है तो 2 स्क्वायर, 2x स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 x स्क्वायर हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी ये 8x हो गया। उसके बाद जोड़ 2 दूनी 4 हो गया। तो ये जो है हमारा, ये कितना हो गया? ये हो गया। और बराबर की उस पार में क्या है? बराबर के उस पार में अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ हमारा बराबर के उस पार में है 4x स्क्वायर जोड़ 7 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जोड़ 7 लिखा हुआ है। अब ये 4x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर घटा 8x जोड़ 4, अगर ये इधर आ गया तो इसको भी इधर लेके आएंगे, घटा 7 बराबर, इधर कुछ बचा? कुछ नहीं, मतलब 0 बचा। तो ये 4x स्क्वायर घटा में और ये 4x स्क्वायर जोड़ में, तो दोनों खत्म हो गया। जब x स्क्वायर वाला ही खत्म हो गया तो क्या ये द्विघात समीकरण रहा? नहीं ना रहा। अब यहाँ क्या बच गया? ये घटा 8x, 4 और 7 घटा में, 7 में से 4 चला गया 3 बराबर 0। तो ये क्या हो गया? रैखिक समीकरण हो गया? नहीं हुआ, ये तो हुआ ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर भाग गया। ठीक है, यानी कि हमारा, इसको उतार लेना, उतार सकते हो, पीछे कर लो, वीडियो पीछे करके उतार लो। इसका मतलब हमारा सी नंबर भी नहीं हुआ। एग्जाम में इतना डिटेल से बनाना नहीं है, शॉर्ट में ही हम लोग को जाना है। बस सीधा देखेंगे भाई स्क्वायर है मतलब 2x का स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इधर में भी है और 4x स्क्वायर इधर में भी है। इसको जब इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर तो खत्म हो गया, बच गया सी नंबर में निश्चित रूप से। ये x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, और कहीं स्क्वायर है इधर में स्क्वायर होगा, 4 गुना x करेंगे 4x हो जाएगा, 4 गुना 4 करेंगे 16 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इसमें है ना, अर्थात यही हमारा क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये हमारे पास है x जोड़ 3 पर स्क्वायर बराबर 4x जोड़ 4। देखो इसको x जोड़ 3 यानी a जोड़ b पर होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab जोड़ x b स्क्वायर, b हमारा 3 तो 3 स्क्वायर, इधर गुना कर दो, 4 गुना x 4x, 4 गुना 4, 4 चौका 16 हो गया। उसको इधर लेके आ जाओ, ये x स्क्वायर हो गया, 3 दूनी 6x हो गया, 3 तिया 9 हो गया। इन सबको इधर लेके आ जाएंगे, घटा 4x घटा 16 हो गया बराबर, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0 हो गया। तो ये x स्क्वायर, ये 6x में से 4x चला गया, कितना बचा? 2x बचा। 16 में से 9 चला गया, 7 बच गया बराबर 0। देखो ये द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं? ax स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c के रूप में है, बराबर 0 के रूप में है। बोलेंगे सर यहाँ जोड़ c है, यहाँ घटा c आ गया, कोई बात नहीं, c घटा में हो गया। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक, इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला था मैंने बता दिया। ठीक है, ऐसे ही आगे हम लोग अब करते चले जाएंगे। अभी के लिए छोड़ते हैं। ओके।